आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो इससे पहले के जो 2 चैप्टर थे, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था हड़प्पन कल्चर के बारे में और हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो के बारे में। वहीं पर सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि अर्ली स्टेट्स जो थे और उनकी इकोनॉमीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में। ठीक है, सोसाइटी देखिए, किनशिप का मतलब होता है परिवार, पूरा वंश। ठीक है, तो हमारे जो परिवार होता है वो बस 4 या 5, मतलब हमारे पापा मम्मी और बस हमारे भाई बहन, ये हमारी फैमिली होती है। वहीं पर यदि हम रिलेटिव्स को और बढ़ाते जाते हैं, जैसे चाचा, ताऊ और बुआ, और उनके जब बच्चे को भी हम लाते हैं अपने रिलेशन में, तो हम उसको कहते हैं किनशिप या किनफॉक भी हम यूज करते हैं। ठीक है, वहीं पर कास्ट का मतलब होता है जाति। तो अलग अलग जातियां हैं, तो उसके अंदर हम बात करेंगे कैसे जातियां निकली और कैसे वर्ण में से जातियां निकली, जो कि पहले वर्ण सिस्टम यूज होता था, लेकिन कैसे वर्ण सिस्टम को हटाकर हमने कास्ट लाना चालू करा। और थर्ड होगा क्लास, कि कास्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसमें भी डिवाइड करते जाते थे, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारा द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, मतलब महाभारत का एक एडिशन क्रिएट करना था। देखिए 1919 में पहले महाभारत से क्या था कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो सोच रहे थे कि महाभारत जो है एक ही आदमी ने बनाई है और वो थे वेद व्यास, जबकि बहुत सारे हिस्टोरियन सोच रहे थे कि ये जो महाभारत है ये बहुत सारे आदमियों ने बनाई, मतलब बहुत सारे सेंट्स ने बनाई, मतलब एक टाइम के सेंट ने बनाई, उसके बाद किसी दूसरे सेंट ने या मतलब साधु ने दूसरी चीज उसमें ऐड करी या दूसरी स्टोरी ऐड करी, और उससे बन के एंड में जाके वेद व्यास ने इसको पूरा फॉर्मलाइज करा। इसीलिए वेद व्यास को माना जाता है कि महाभारत लिखी, लेकिन ऐसा कोई हमें फॉर्मल नहीं पता चला है कि किसने बनाई और कैसे बनाई। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि एडिशन जो महाभारत का क्रिएट करा वो कैसे क्रिएट करा गया। 1919 में एक स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट निकाला गया। ठीक है, जो इंडियन संस्कृतिस्ट बहुत सारे उसमें थे और जिसको लीड कर रहे थे वीएस सुक्थंकर। ठीक है, वीएस सुक्थंकर संस्कृतिस्ट थे जो इस पूरे टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने डिफरेंट जगह गए भारत के, और वहां जाकर उन्होंने तरह तरह की जो उन्हें इंस्क्रिप्शंस मिले या टेक्स्ट मिले उन सबको इकट्ठा करा और उसे संस्कृत जो महाभारत था उसके साथ कंपेयर करा, और जो चीज हम उनको सेम लग रही थी या एकदम सेम लग रही थी या वर्सेस अलग अलग थे, मतलब जो रीजनल वेरिएशंस आ रहे थे उनको वो अलग रख रहे थे, और वहीं पर जो चीज उनको कॉमन लग रही थी वो उनको एक साथ उठाकर एक नए मैन्युस्क्रिप्ट बना रहे थे। और इसी जो नया मैन्युस्क्रिप्ट बना उसे महाभारत नाम दिया उन्होंने। और ये जो महाभारत नाम दिया, इसे बनाने के लिए 47 इयर्स लगे और अबाउट 13,000 पेजेस में ये महाभारत बनाई गई। देखिए महाभारत जो बनी ये क्रिटिकल एडिशन, इसमें हमें 2 चीज पता लगी। पहली क्या थी कि देखिए जो संस्कृत था, संस्कृत वाला महाभारत और जो रीजनल महाभारत थे, उन दोनों में कुछ चीज एकदम सेम थी जो कॉमन थी, और बाद में जाकर क्रिटिकल एडिशन बनाई गई। वहीं पर कुछ चीज ऐसी थी कि दोनों में बहुत अलग अलग था, कि कुछ जो हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट थे या कोई अदर रीजनल वेरिएशंस थी उसमें अलग चीज लिख रखी थी, वहीं पर संस्कृत में अलग चीज लिख रखी थी। इसके लिए एक थ्योरी दी गई कि ऐसा हो सकता है जैसे कि जो संस्कृत था वो लिखा गया हो और उससे पढ़कर जो रीजनल ट्रांसलेट करा गया हो, कुछ जिन्होंने ट्रांसलेट करा उनको संस्कृत वाले में ऐसी बातें लगी कि यदि हम इसे अपने में लिखते हैं या अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखते हैं तो हो सकता है हमारे खिलाफ आदमी बोलने लग जाए या हमारी उस इंस्क्रिप्शंस को इतना महत्व ना दिया जाए। तो उन्होंने उस सोसाइटी को देखा और उसके अकॉर्डिंग इंस्क्रिप्शंस लिखे, इसीलिए माना जाता है कि इतने रीजनल वेरिएशंस आए। ठीक है, सेकंड टॉपिक हम बात करते हैं किनशिप और मैरिज की। किनशिप मैंने बताया पूरी फैमिली, मैरिज मतलब शादी। ठीक है, तो फर्स्ट है फाइंडिंग अबाउट फैमिलीज। अब फैमिलीज को देखें तो हमें पता चलता है कि फैमिलीज में जो रिलेशंस थे, कितने लोग थे जो कजन्स को अपने ब्लड रिलेशन मानते थे और उनको बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। वहीं पर कुछ लोग जो है वो कजन्स को अपने ब्लड रिलेशन में नहीं मानते थे और उन्हें एक अलग फैमिली ही बताते थे। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग देखते हैं जिनके बारे में हमें फैमिली में पता चलता है, तो ये होता है रिच लोग या रूलर्स और किंग्स लोग।
इनके बारे में हमें पता चल जाता है, क्योंकि इनके प्रेज में मतलब सम्मान में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और वही इंस्क्रिप्शन हमें मिल जाते थे। और वहीं पर लेकिन जो हमारे जैसे मतलब मिडिल क्लास वर्ग आदमी रहते हैं उसके लिए कोई नहीं रहता उनके सम्मान में लिखने वाला, और ना वो खुद लिखते हैं, तो उनकी फैमिलीज के बारे में हमें नहीं पता चला है। तो ये फर्स्ट सब टॉपिक खत्म होता है। सेकंड सब टॉपिक है आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी की हम बात करें तो पैट्रिलिनी क्या होता है, जिसमें किसी भी फादर की मतलब वेल्थ जो होती है या प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके सन को जाए और उसके बाद उसके ग्रैंडसन को जाए। मतलब इसमें डॉटर का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, सिर्फ सन से और ग्रैंडसन और फिर उसके ग्रैंडसन से, ठीक है। तो फादर से सन, सन से ग्रैंडसन। अब यही पैट्रिलिनी हमें महाभारत में देखने को लिए भी मिली है, ठीक है। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि पैट्रिलिनी का हमें एब्सेंस मिलता है। क्यों? इसके कुछ रीजंस हैं। आप देखिए, कोई राजा है, अब उसका कोई बेटा ही नहीं है तो वो किसको अपनी साम्राज्य देगा? उसके में दिया होता है कि कोई भी अलग उसका नीस हो या नेफ्यू हो या कोई भी मान लीजिए उसका भाई हो तो उसको साम्राज्य है वो मिल जाता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम पैट्रिलिनी के उसमें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रूल्स ऑफ मैरिज, कि शादी के क्या क्या रूल थे। एक रूल था कि जो जैसे कि हमने पढ़ा पैट्रिलिनी वाले में कि डॉटर जो होती है, डॉटर कोई भी अपना स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है हाउस होल्ड रिसोर्सेज में। जिस घर की वह बेटी है उस घर में वो अपने रिसोर्सेज पर क्लेम नहीं कर सकती है, ठीक है। वहीं पर क्या था कि जो स्त्री है मतलब जो औरत है उसके पास बस एक ही धन होता है, वो होता है स्त्री धन, और वो भी उसके पेरेंट्स के द्वारा जब उसकी शादी होती रहती है और जब वो अपने ससुराल जाती रहती है तब उसके साथ दिया जाता है। और इस औरत का सिर्फ स्त्री धन पर अपना पूर्ण अधिकार होता है और उसके अलावा उसका पति जो होता है वो भी स्त्री धन के लिए लेकर कुछ नहीं कर सकता, ना उसे राइट होता है, ठीक है। अब रूल्स ऑफ मैरिज की बात करें तो धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास दो ऐसे बुक्स हैं जिनमें लॉज लिखे गए और कोड्स लिखे गए वर्णास के लिए और डिफरेंट जैसे कि हम सोसाइटी में देखते हैं उनके लिए। इसी में पैट्रिलिनी भी लिखा हुआ था। ये 500 BCE से स्टार्ट हुआ था और इसी ने लिख रखा था कि 4 जातियों को क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे उन्होंने काम करते हैं, ठीक है। और वहीं पर 200 BCE से 200 CE तक एक और बुक लिखी गई मनुस्मृति, ये भी संस्कृत में लिखी गई थी, और धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास भी संस्कृत में लिखे गए थे। और इसमें भी लिखा हुआ था कि क्या क्या रूल्स उन्हें अपनाने चाहिए और क्या क्या रूल्स उन्हें करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं गोत्र ऑफ वुमेन। देखिए, वुमेन का गोत्र, गोत्र जैसा कि हम जानते हैं गोत्र क्या होता है। स्टार्टिंग में हम देखें तो गोत्र हमको मिलता कैसे। देखिए, हम मानते हैं कि एक वैदिक एक प्रॉफिट होते हैं, या प्रॉफिट या कोई भी आप कह सकते हैं, कोई भी एक साधु, ठीक है। साधु जो होता है, साधु का नाम कुछ भी हो, साधु का नाम यदि वो कोई भी है और यदि उसके जो डिसेंडेंट्स हैं मतलब उसका सन हुआ देन उसका सन हुआ, तो जब ये साधु पॉपुलर हो जाता है तो उसका जो नाम होता है वो इन सन के साथ जुड़ता चला जाता है और यही बाद में जाके गोत्र बन जाते हैं। जैसे कि हम गोत्र की बात करें तो आपने देखा होगा वशिष्ठ और गौतम, तो ये जो है ये गोत्र है जो सरनेम में भी यूज होते हैं। तो किसी भी आदमी का यदि हमें गोत्र जानना हो तो हम उसके सरनेम से भी पता लगा सकते हैं कि उसका क्या गोत्र है। अब शादी के लिए और भी गोत्र के 2 रूल्स हैं। पहले हैं कि कोई भी सेम जाति का या सेम गोत्र का आपस में शादी नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी यदि सेम गोत्र के आदमी है तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। वहीं पर सेकंड है कि जो डॉटर्स हैं उन्हें अपने पिता का गोत्र छोड़ना पड़ता है जब वो शादी करती है और उन्हें अपने पति का गोत्र एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे सुंग थे और साकाज थे उनमें हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला कि वो क्या करते थे, वो एंडोगामी करते थे। एंडोगामी का मतलब होता है अपनी यूनिट के अंदर ही शादी कर लेते थे। यूनिट का मतलब क्या है, आप कास्ट देख लीजिए, अपने कास्ट के अंदर शादी कर लेना, अपने गोत्र के अंदर शादी कर लेना, और ऐसे जहां पर वो रूल करते हैं उस रूल के अंदर शादी कर लेना, तो उसको हम यूनिट के अंदर शादी करना कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो लड़की थी उसे अपने पापा का गोत्र नहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिस गोत्र से उसने शादी करी और जिसमें शादी करी दोनों का गोत्र सेम था, ठीक है। ये हमें कॉन्ट्रैक्शन मिला है। वहीं पर लास्ट हमारा टाइप्स ऑफ मैरिज। तो अब हम 4 टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा एक्सोगामी।
एक्सोगामी क्या होता है? अपनी यूनिट के बाहर शादी करना, यूनिट से अपने कुल के बाहर या अपने जहां पर वो रूल करते हैं उसके बाहर, ठीक है। वहीं पर सेकंड होता है एंडोगामी। एंडोगामी का मतलब होता है अपने यूनिट के अंदर शादी करना। यूनिट मैंने बताया वही अपने रूल जहां तक उनका है उसके अंदर जो भी लड़की मिले उससे शादी करना। सेकंड होता है मतलब थर्ड होता है पॉलीगनी। पॉलीगनी का मतलब होता है एक ही आदमी के एक से ज्यादा वाइफ्स होना, हम उसको पॉलीगनी कहते हैं। और फोर्थ होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक ही औरत के एक से ज्यादा पति होना, हम उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ा महाभारत के बारे में, मतलब क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में। हमने रूल्स के बारे में पढ़ा कि क्या क्या रूल्स थे, और धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास के बारे में, मनुस्मृति के बारे में, और कास्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की वीडियो आप देखते रहिए, और इतनी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।